ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले देखें। Why are you? पिछले एपिसोड में आपने देखा एक मिस्टीरियस मैन आता है जिसे पिकाचू अचानक से अटैक करने लगता है। वो अपना बीड्रिल यूज़ करता है और वो काफ़ी ज़्यादा टफ था, जिस कारण ऐस के पिकाचू की काफ़ी बुरी हालत हो जाती है और ऐस अपने कोई भी पोकेमॉन लेके नहीं आया होता। पिकाचू की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है, उसके 3 मूव्स के ऊपर इफेक्टिव ही नहीं है क्योंकि उसका सेकंड पोकेमॉन है सेंसलेस, जो अचानक से इस पर अटैक कर सकता है कभी भी, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये मिस्टीरियस मैन क्या है और ये इस पर अटैक क्यों कर रहा है। पिकाचू की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी पिकाचू वहाँ खड़ा है क्योंकि उसे ऐस को प्रोटेक्ट करना है। सेंसलेस अटैक करने लगता है, पिकाचू एक बार डोज करता है, दूसरा उसके लग जाता है और तीसरी बार वो मारने वाला ही होता है। उतनी देर में एक हाइड्रो पंप आके उसके लगता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है क्योंकि अब ऐस के आगे आ चुका है क्लोविट्ज़र। तो ऐस को लगता है कि ये क्लोविट्ज़र तो सोयर का हो सकता है, लेकिन वो गलत था। वो होता है मिस्टी का, जो पहले कोलोंचर की फॉर्म में मिस्टी ने पकड़ा था ऐस के खिलाफ बैटल करके। तब मिस्टी कहती है, ऐस तुम पीछे हट जाओ, तुम अपने पिकाचू का ख्याल रखो, मैं से देखती हूँ। क्लोविट्ज़र हाइड्रो पंप। सेंसलेस स्लैश। इसका सेंसलेस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मिस्टी के क्लोविट्ज़र के हाइड्रो पंप को ओवर पावर करके वो उसके एकदम नज़दीक पहुंच जाता है, लेकिन क्लोविट्ज़र डोज कर जाता है। मिस्टी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। ये इम्पॉसिबल है, एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन वाटर टाइप मूव को कैसे काट सकता है, बल्कि ये तो उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव होना चाहिए। तब भी वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा होता। मिस्टी आइस बीम का यूज़ करने को कहती है, लेकिन वो डिग अटैक से अंदर चला जाता है। क्लोंचर को नहीं पता कि वो पोकेमॉन कहाँ से आ सकता है, लेकिन मिस्टी कहती है ज़मीन के नीचे हाइड्रो पंप का यूज़ करो, जिसके प्रेशर से क्लोंचर ऊपर आ जाता है। और ऊपर आने के बाद मिस्टी कहती है अब ड्रैगन पल्स का यूज़ करो, लेकिन उतनी ही देर में वो उसके पीछे आ जाता है। लेकिन फिर भी मिस्टी उसे हैंडल कर लेती है और ड्रैगन पल्स को अपने पीछे यूज़ करने को ही कहती है। फिर मिस्टी बताती है, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता होगा कि डिग अटैक मूव से कैसे बचा जाएगा, क्योंकि मैं भी वाटर टाइप जिम लीडर हूँ और मुझे पता है डाइव अटैक कैसे काम करता है, और डाइव अटैक से बचने के लिए मेरे सारे पोकेमॉन परफेक्टली ट्रेंड है, लेकिन तुम इतने भी पावरफुल नहीं लगते। लेकिन इतनी देर में हमें पता लगता है कि उसने ज़मीन के अंदर ही डबल टीम का यूज़ किया है, यानी कि वो एक छवि थी और दूसरा ओरिजिनल पोकेमॉन आता है और स्लैश मूव मारता है और कोलोंचर की हालत काफ़ी बुरी कर देता है। तब ऐस बोलता है कि मिस्टी तुम्हें अपना गैराडोस निकालना चाहिए, वो इसके लिए परफेक्ट रहेगा, उसका डिफेंस और उसके अटैक काफ़ी ज़्यादा है इस पोकेमॉन के लिए, तुम्हें जल्दी से अपना गैराडोस में स्विच करना चाहिए। लेकिन मिस्टी बताती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इतनी देर में सेंसलेस अटैक करने लग जाता है और क्लोविट्ज़र उसे डोज कर रहा होता है। ऐसा भी समझाने का टाइम नहीं है, हमें नहीं पता ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसलिए मुझे भी फोकस करने दो बैटल पे, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी। और क्लोंचर और सेंसलेस इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं कि मिस्टी के पैर भी कांपने लगते हैं। तब ऐस बोलता है, ओ मिस्टी, पिकाचू तुम्हें कुछ करना ही होगा, जल्दी उठो, तुम्हें उठना ही होगा, हम कैसे इसकी मदद कर सकते हैं। मिस्टी जितने भी हमले कर रही होती है डबल टीम की वजह से वो बचते जाता है। उसके बाद वो अपना यूज़ करता है फोर्थ मूव, जो है रोल आउट, जो काफ़ी खतरनाक होता है अगर ज़्यादा देर चलता रहा तो मिस्टी पहली बार हाइड्रो पंप से उसे रोक देती है, लेकिन फिर भी वो उसको ओवर पावर कर देता है, इसलिए दोनों का मूव क्लैश हो जाता है। तब मिस्टी सोचती है कि हमें इसे डोज करना चाहिए, इसलिए वो एक्वा जेट का इस्तेमाल करती है, लेकिन रोल आउट उसकी स्पीड को पकड़ने लगता है, जिसे मिस्टी कहती है कि एक्वा जेट की मैक्सिमम स्पीड का यूज़ करो, जिससे वो काफ़ी देर तक बच जाती है और सोचती है अब परफेक्ट टाइम है, आइस बीम। वो पीछे मुड़ती है और आइस बीम का यूज़ करने को कहती है, लेकिन इतनी देर में एकदम पास आ जाता है और रोल आउट को छोड़ के वो स्लैश मूव यूज़ करता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ चुका था, जिससे स्लैश मूव बहुत ही पावरफुल हो जाता है और क्रिटिकल हिट लग जाता है। वो दोबारा पीछे जाता है और रोल आउट स्टार्ट कर देता है और अब की बार कोलोंचर इतना ज़्यादा हालत में नहीं होता कि वो मूव कर सके, वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है और मिस्टी कहती है डोज करो, लेकिन उसके पैर में इतनी ज़्यादा लग चुकी होती है कि वो डोज भी नहीं कर पा रहा होता। सेंसलेस रोल आउट करना स्टार्ट करता है और वो एकदम पास आने लगता है, तो मिस्टी कहती है कि आइस बीम, कुछ तो मूव मारो, तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तुम्हें बचना ही होगा। वो काफ़ी जोर की चिल्लाती है, उतने में ही एक मार्क पंच आता है। तब हमें दिखाया जाता है कि ये प्राइमेप तो ऐस का है और ये यहाँ क्या कर रहा है। मिस्टीरियस मैन बोलता है अब ये कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई। तब ऐस बोलता है मिस्टी तुम पीछे हट जाओ और क्लोविट्ज़र और पिकाचू का ख्याल रखना, मैं इसे देखता हूँ। अब स्लैश मूव का यूज़ करो, लेकिन प्राइमेप सभी मूव से बच जाता है अपनी स्पीड से, और ऐस कहता है प्राइमेप मार्क पंच का यूज़ करो, लेकिन सेंसलेस भी इस बार बच जाता है। इन दोनों की बैटल एकदम इक्वल चल रही होती है और हमें नहीं पता लग रहा होता कि ज़्यादा डैमेज कौन खा रहा है। तब ऐस कहता है अभी पता लगा कि सेंसलेस के पास एक वीकनेस है जो प्राइमेप यूज़ कर सकता है। प्राइमेप यूज़ करो आइस पंच, और आइस पंच लगते हाथ ही उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो अभी भी खड़ा है। सेंसलेस रोल आउट स्टार्ट करो। रोल आउट पास आने लगता है तो फिर प्राइमेप दोबारा आइस पंच का यूज़ करता है, लेकिन वो इस बार डोज करके प्राइमेप को हिट करता है
उसके बाद वो लगातार हिट करने लगता है। एस कहता है प्राइम मेप मार्क 5 का यूज करो। मार्क 5 से वो क्लैश कर लेता है क्योंकि इन दोनों की स्पीड बराबर हो चुकी है, लेकिन डैमेज अभी भी एस के प्राइम मेप को ज़्यादा होता है क्योंकि वो पावरफुल मूव होते जा रहा है। तो वो प्राइम मेप मार्क 5 यूज करते आता है क्योंकि वो एक ऐसा मूव है जो स्पीड को मैच कर सकता है और एक्रोबैटिक्स और थंडर पंच अभी काम नहीं आएंगे। प्राइम मेप का गुस्सा बढ़ते आता है और मार्क 5 वो यूज करते आता है, लेकिन ज़्यादा डैमेज उसी को हो रहा होता है और रोल आउट की पावर बढ़ती आती है। लेकिन इतनी देर में मार्क 5 बन जाता है रेज फीस्ट मूव, जो अभी एकदम उसने सीख लिया है, जिसके बाद उन दोनों का डैमेज इक्वल हो जाता है। तब वो सैंड स्लैश को पेड़ों के ऊपर जाने को कहता है और वहाँ से दोबारा रोल आउट स्टार्ट करता है। इस बार रोल आउट काफ़ी फास्ट होता है और जैसे ही वो प्राइम मेप के पास आता है, प्राइम मेप रेज फिस्ट मूव मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो रोल आउट को रोक के स्लैश मूव यूज़ करने लगता है, जिससे उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है। इसलिए ये अटैक काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है प्राइम मेप को। प्राइम मेप का गुस्सा काफ़ी बढ़ चुका है और वो काफ़ी घायल हो चुका है, इसलिए वो कंट्रोल में नहीं होता। तभी वो फायदा उठा के वो दोबारा से ये टेक्निक का इस्तेमाल करने जाता है। वो रोल आउट से स्पीड बढ़ाता है और पास आके स्लैश मारने वाला होता है, लेकिन ऐसे उसे सही टाइम पे कहता है प्राइम मेप हमारा प्लान कामयाब हुआ। प्राइम मेप शांत होता है और एक आइस पंच से उसका खेल खत्म कर देता है। मिस्टी कहती है ये तुमने कब बोला? फिर एस बताता है हम बोलते नहीं, महसूस भी कर सकते हैं। तब उस मिस्टीरियस मैन का कपड़ा जलने लगता है और वो काफ़ी चिल्ला रहा होता है। उसके बाद हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं एस का पुराना दोस्त एजे है। ये देख के एस, मिस्टी और एजे भी हैरान हो जाता है। तब एस बोलता है एजे तुमने हमारे पे अटैक क्यों किया और तुम हमारे से क्या चाहते हो? तुम हमसे इतनी खतरनाक बैटल क्यों कर रहे थे? एजे कुछ समझ नहीं पाता और बोलता है कि ये सवाल मेरा होना चाहिए कि तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रहे थे। मैं तो सिंपल घूम रहा था, तुम्हारे पिकाचू ने मुझ पे अटैक करना शुरू कर दिया। और ये तुमने ब्लैक सूट क्यों पहन रखा था? तुम अपना मास्क क्यों नहीं हटा लेते और मुझे बताए थे कि तुम एस कैचम हो, मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता। तब एस बोलता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, बल्कि ब्लैक सूट तो तुमने पहन रखा था और तुमने ही हमारे पे अटैक करने की कोशिश की थी। पिकाचू सिर्फ डिफेंस कर रहा था। ये दोनों ही बहस कर रहे होते हैं, तभी एजे की नजर जाती है बीड्रिल पे और सैंड स्लैश पे कि वो दोनों पोकेमॉन काफ़ी घायल हैं। तब बोलता है देखो तुमने क्या कर दिया, मेरे पोकेमॉन को इतना ज़्यादा डैमेज कैसे दे दिया। तो फिर एस बोलता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने उन्हें पोकेमॉन में वापस नहीं बुलाया। तब एजे कहता है ऐसा झूठ मत बोलो, मैंने उन दोनों को पोकेमॉन में वापस बुला लिया था उनके हारते ही। और मैं तुम्हें कितना कुछ समझा रहा था कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, कितना कुछ मैं बोल रहा था, तुमने मेरे एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। ओह अच्छा। मिस्टी कहती है एक मिनट रुको एस। एजे क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा था, कि तुम हम पे अटैक क्यों कर रहे थे या फिर हम तुम पे अटैक क्यों कर रहे थे? तब एजे बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि 2 महीने पहले ही यहाँ पर अटैक हुए थे ये ब्लैक मिस्टीरियस मैन के, जिनमें से मैंने कई मिस्टीरियस मैन को डिफीट किया, लेकिन कुछ ने मेरे कुछ पोकेमॉन को डिफीट कर दिया, जिसके बाद मैंने उन्हें पोकेमॉन में ला के अपने पास रखते गया। लेकिन मैंने देखा उन पोकेमॉन को मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे सारे पोकेमॉन हारने के 2 हफ्ते बाद ही मेरे सारे पोकेबॉल दोबारा वर्क करने लगे और मैं दोबारा से निकल पड़ा अपने सफ़र पर। जिसके बाद ये मिस्टीरियस मैन्स बहुत सारे आने लगे और मेरे पोकेमॉन पे अटैक करने लगे बेखाम में ही। मैं कुछ नहीं चाहता था उनसे, वो मेरे पे अटैक करने लगे। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, मैं उन पर अटैक कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे थे और मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार वो सब मुझ पर अटैक कर रहे थे। तब मिस्टी पूछती है तो तुम बताओ कि तुम्हारे कितने पोकेमॉन डिफीट हुए थे 2 हफ्ते के बाद? एक ट्रेनर था जिसने मेरे इलेक्ट्रोबस को डिफीट कर दिया क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोवायर था। एक और ट्रेनर था जिसने मेरे मैगमार को डिफीट किया जिसके पास ब्लास्टोइस था। और एक फीमेल चार्जहार्ड जिसके पास पिंक रिबन था, उसने मेरे राइचू को डिफीट किया, बल्कि टाइप एडवांटेज मेरे पास था। तब ऐस बोलता है बस बहुत हो गया, मुझे ये जानना है कि इसके पीछे कौन है, हमारे पोकेमॉन द्वारा यूज़ क्यों नहीं हो सकते, इस दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ जानना है और मुझे उस आदमी को रोकना है जिसने तुम्हारे पोकेमॉन की ऐसी हालत कर दी है। एजे क्या तुम हमारे साथ दोगे ना? लेकिन एजे कुछ नहीं बोलता, वो शांत होता है और कहता है मुझे अभी पता लगा कि मैंने अपने जितने पोकेमॉन को पोकेबॉल में वापस लिया था उनकी बॉडी वहीं पर रह गई है, तो मैं जा रहा हूँ उनको इकट्ठा करने। अच्छा एजे तुम ये बताना, जब तुमने पहली बार मिस्टीरियस आदमी को देखा था तो तुम्हें कैसा लगा था? क्या उन्होंने पहले तुम पर अटैक किया था या तुमने उन पर अटैक किया था? तब वो बताता है मैं मैगमार को ट्रेन कर रहा था वाटरफॉल के नीचे, लेकिन तभी अचानक से एक मिस्टीरियस मैन आगे आता है। उसके ऊपर मैगमार अचानक से गुस्सा दिखाने लगता है और फायर ब्लास्ट का यूज़ करता है। ऐस और कंफ्यूज होने लगता है, लेकिन मिस्टी से क्लियर करती है ऐस हमें नोट्स बनाने चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि क्या क्या चल रहा है। तो एजे का इंटरव्यू मैं लेती हूँ और बताएगा एजे कि क्या क्या उसके साथ हुआ। तो अभी तक हमें जो पता लगा है उसके हिसाब से हमारा अपोनेंट हमें नहीं पहचानता कि वो कौन है, उसका दोस्त है या दुश्मन। उन्हें लड़ने के लिए फुल पोटेंशियल भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एजे की बातें सुन के हमें लग रहा है कि हमने इसके साथ बुरा किया है, बल्कि हमारे को दिख रहा था
कि उसने हमारे साथ बुरा किया है, यानी कि हमें फुल पोटेंशियल पे ही लड़ना होगा। अगर हमारा पोकेमोन हार जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। वो पोकेमोन दोबारा यूज तब होगा जब हमारे 6 पोकेमोन डिफीट हो जाएं। तब मिष्टी बोलती है, जब तुम्हें 2 हफ्ते का आराम मिला था, यानी कि जब तुम्हारे 6 पोकेमोन डिफीट हो गए थे, उसके बाद तुम्हारे पर सारे पोकेमोन अचानक से हमले करने लगे थे, उस टाइम पे तुमने कितने पोकेमोन को डिफीट किया था? फिर वो बताता है, मैंने लगभग 10 पोकेमोन को डिफीट किया था, लेकिन मेरे उसमें 4 पोकेमोन डिफीट हो गए थे और कुछ ट्रेनर एक बैटल करके चले जा रहे थे और कुछ ट्रेनर 2 से 3 बैटल कर रहे थे, जिसमें मेरा एक पोकेमोन डिफीट हो गया था आउट ऑफ स्टेमिना की वजह से। मुझे तो ये काफ़ी कॉमन लगा, इसलिए मैंने उन बैटल को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन धीरे धीरे मैं समझते गया कि मैं जिन पोकेमोन को फेंट करवा रहा हूँ वो वापस नहीं आ सकते। तो अब दोबारा से वो बीटल को वापस बुलाता है और बाहर निकालता है और इस बार बीटल अपने पूरे होश में होती है, लेकिन वो काफ़ी थकी हुई होती है और सेंसलेस का भी यही हाल होता है। वो काफ़ी थके हुए हैं, नर्स जो का कोई पता नहीं है जिससे वो हील नहीं हो सकते, तो उन्हें नॉर्मली हील होना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक उन्हें वैसे ही रहना पड़ेगा। और हो सकता है कि दोबारा से खतरा आ जाए जिसका मुकाबला एजे ना कर पाए, लेकिन एजे को अपने पुराने पोकेमोन को बचाने के लिए जाना ही होगा। संभल के बड़ी, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँ और तुम्हारे पोकेमोन की रक्षा करूँ, लेकिन मुझे पता करना होगा कि इन सब के पीछे कौन है। और अगर तुम्हारे सारे पोकेमोन दोबारा डिफीट होते हैं तो हो सकता है तुम दोबारा उसी डायमेंशन में चले जाओ जिससे तुम दोबारा मेरे से ही मुकाबला करो या किसी और से करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम पे अटैक करने लगे जिससे तुम्हें बचना ही पड़ेगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बैटल को अवॉइड करना या फिर एक ही पोकेमोन का यूज़ करना जिससे तुम्हारा एक ही पोकेमोन डिफीट हो। उसकी बॉडी तो तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन उस जगह की फ़ोटो जरूर खींच लेना। तो मिष्टी कहती है, तो ये पोकेबॉल एक चार्ज का काम करता है, यानी कि एक बार अगर पोकेमोन फेंट हो जाता है उसे हील होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जिंदा होने के लिए उसे इस पोकेबॉल में एक बार आना ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू एजे हम यानी कि रियल वर्ल्ड में है, क्योंकि हमारे पोकेमोन अचानक से उन पर अटैक कर रहे हैं। तब एस बोलता है, हमारे? अरे ये बात मैं बताना भूल ही गई। मैंने बताया था ना कि गैरडोस किसी ब्लैक मिस्टीरियस मैन से लड़ रहा था, तो गैरडोस और स्टामी को मैं वहीं छोड़ के आई हूँ और साथ में साइडक को भी, क्योंकि साइडक अपनी साइकिक पावर से मेरे तक पहुँच सकता है। तो मैंने उसे अपने पोकेबॉल दिए और कहा कि गैरडोस और स्टामी को सुरक्षित लेके आ जाए। अब एजे को देख के लगता है, होप करती हूँ गैरडोस सुरक्षित हो और उसका अपोनेंट कोई वीक ट्रेनर हो। मिष्टी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम गैरडोस को छोड़ के ऐसे आ सकती हो? मैंने उसे छोड़ने को नहीं कहा था, गैरडोस काफ़ी घबराया हुआ था, जिस कारण उसने कहा कि मिष्टी तुम चली जाओ, वो उसे संभाल लेगा। तो मैं डर के मारे अपने स्टामी को यूज़ कर दिया, जिससे कि ये दोनों मिलकर संभाल लेंगे एक पोकेमोन को। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे गैरडोस को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था, स्टामी के और साइडक के भरोसे मुझे वहाँ रहना चाहिए था। काश मैं वहाँ होती, क्योंकि मुझे पता है उसका टॉक्सिरो काफ़ी पावरफुल था, जिस कारण गैरडोस की हालत बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन वो काफ़ी घबराया हुआ था, जिस कारण उसने मुझे भगा दिया और मुझे जाना ही पड़ा, वरना वो बैटल नहीं कर पाता। और मुझे अपने गैरडोस पे पूरा भरोसा है कि वो उसे डिफीट कर देगा। इतनी देर में एक और बार एक मिस्टीरियस मैन आता है और कहता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। तुम्हारा गैरडोस मैंने उसका ठिकाना लगा दिया है, अब तुम्हारा नंबर है। इतनी देर में ऊपर से साइडक को स्टामी आ रहे होते हैं। साइकिक पावर की वजह से वो कंट्रोल करके नीचे आराम से आ जाते हैं, लेकिन वहाँ स्टामी बेहोश होता है, यानी कि स्टामी भी वहाँ बैटल हार चुका है। आखिर कौन है ये मिस्टीरियस मैन और इसने गैरडोस का क्या किया और स्टामी बेहोश क्यों है? इन सभी के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मुझे पता वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए मैं वीडियो को भी कट कर रहा हूँ। आगे के रूल बहुत सारे हैं जो इन्हें धीरे धीरे करके पता लगेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक पूरा कर देना, जिस कारण मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकूँ जल्दी से जल्दी। वरना 1 महीने तो लगा दूंगा, लेकिन इस सीरीज़ को कंप्लीट करके रहूँगा। अगर लाइक पूरा कर देते हो 25 लाइक का, तो फिर मैं जल्दी से ला सकता हूँ इस वीडियो को, वरना थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स इस पर कुछ तो अच्छा आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन व्यूअर्स को ये स्टोरी पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कमाल की स्टोरी होने वाली है। बैटल में नए कैरेक्टर या फिर अपीयरेंस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट अच्छा लगा मुझे, यानी कि उसका अपीयरेंस यहाँ पर जरूरी है, या फिर उसकी आप कोई भी नया सजेशन देना चाहते हो अपने ओपिनियन से, वो सब दे देना। रूल अगर बदलना चाहते हो तो बदल भी सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन आगे स्टोरी होने के बाद हम रूल को नहीं बदल पाएंगे। तो जाओ भर भर के कमेंट करो और बताओ कि हमें आगे क्या क्या नया करना चाहिए इस बैटल में। मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है।